बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का पर्टिकुलरली जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटरफेरेंस। इससे पहले हमने हाइजन प्रिंसिपल पढ़ा और उससे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूव किए। तो इंटरफेरेंस का जो चैप्टर है इसमें से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इंटरफेरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कोहेरेंट सोर्सेज को पढ़ के हम मेन इंटरफेरेंस के कंसेप्ट पे आएंगे। तो व्हाट इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि सुपर मतलब एक के ऊपर दोबारा पोजीशन हो जाना, ठीक है। सुपरपोजिशन मतलब कि जो रिजल्टेंट है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेट करता है कि अगर जो एक पार्टिकल, सपोज एक वेव ही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सपोज वो y1 है, इस वेव के ऊपर दूसरी वेव सुपर इम्पोज हो गई, इसके ऊपर आ गई, बिल्कुल ओवरलैप कर गई। तो सेकेंड वेव की सपोज जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ y2। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो रिजल्टेंट है, इन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगी उस पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पे, वो होगी वेक्टर सम y1 और y2 का। मतलब इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट इज़ y1, सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट इज़ y2। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसे बोलते हैं, वो हमने ऐड करके जो निकाली है उस प्रिंसिपल को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इन दोनों की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी वो ऐड होके आएगी, तो वो समवेयर ऐसी होगी इनके ऊपर, ठीक है। तो ये है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। तो जो जब वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, एक नई वेव बनती है। तो नई वेव की डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव। और अगर तीन वेव्स लेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट करता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 सो ऑन, जितनी भी वेव्स इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं। फाइन। नेक्स्ट जो टर्म हम पढ़ेंगे वो है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन दो तरह की है, एक है कंस्ट्रक्टिव और सेकंड वन इज़ डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या है कि दो वेव्स अगर सेम वेवलेंथ की एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं एंड दे आर इन सेम फेज, एक ही फेज में है। ऐसे क्रेस्ट एक वेव की दूसरी वेव की क्रेस्ट के ऊपर आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड क्रेस्ट। जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है उसे बोलते हैं क्रेस्ट, पॉजिटिव साइड, और जो नेगेटिव साइड है उसे बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट पॉजिटिव साइड, ट्रफ लोअर पॉइंट नेगेटिव साइड, हाईएस्ट पॉइंट नेगेटिव वाली साइड। तो अगर दोनों वेव्स सेम फेज में है और दोनों एक की क्रेस्ट इम्पोज कर रही है ऑन द क्रेस्ट ऑफ सेकेंड, crest of first when impose on crest on second and trough of one is superimposed on the trough of another wave, then the superposition is called constructive superposition, and for this y is equal to y1 plus y2, ठीक है। फर्स्ट का y1 था, सेकेंड का y2 है, और जो रिजल्टेंट है वो इनके ऊपर आएगा, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेव। और ये रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बच्चे, जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो क्या होता है, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्ट नेम से इंडिकेट हो रहा है कुछ ख़त्म हो जाना, कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बिल्डअप होना। तो नई वेव का जो बिल्डअप हुआ एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, और डिस्ट्रक्टिव में वो ख़त्म हो जाएगा। तो दो वेव्स सेम वेवलेंथ की सुपर इम्पोज हो रही हैं एक दूसरे से और आउट ऑफ फेज़ है। आउट ऑफ फेज़ होने का मतलब क्या है कि एक की क्रेस्ट के ऊपर दूसरे की ट्रफ आ रही है, और एक इसकी क्रेस्ट तो दूसरे की ट्रफ। ये फर्स्ट की क्रेस्ट है और ये जो है ये ट्रफ है। दोनों वेव्स आर आउट ऑफ फेज
and crest of one wave falls on the trough of another and trough of one wave falls on the crest of second wave. तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों को माइनस करके आएगा. दिस इज रिजल्टेंट. y इज इक्वल टू y1 माइनस y2. तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड भी और देयरफॉर इंटेंसिटी भी दोनों वेव्स की डिक्रीज हो जाती है. दोनों का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कम हो जाती है. ठीक है, ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नेक्स्ट टर्म इज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. जो सपोज करते हैं कि कोई एक स्लिट है. कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोई स्लिट जिसे मैं पेरेंट सोर्स बोल देती हूँ. सपोज बल्ब ही है लाइट का पेरेंट सोर्स और उसमें से लाइट एमिट हो रही है और लाइट के आगे हमने ऐसे एक कार्डबोर्ड लगा दिया और उसमें से पूरा एक कार्डबोर्ड ऐसे था, उसमें से दो होल कर दिए, एक इधर और एक इधर. इन्हें बोलते हैं स्लिट्स. तो पेरेंट सोर्स में से लाइट निकल रही है और वो इन स्लिट में से जाएगी, इसमें भी जाएगी, ऐसे लाइट निकल रही है वेव्स की फॉर्म में. तो ये लाइट यहाँ पे और यहाँ पे जैसे पहुँच रही है. तो ये एक सोर्स से दो लाइट निकल रही हैं क्योंकि हमने उसके आगे स्लिट लगा दी है. अब ये जो लाइट निकल रही है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? एक तो ये दोनों लाइट सेम वेवलेंथ की होंगी क्योंकि पेरेंट सोर्स एक है तो लाइट दोनों सेम वेवलेंथ की हैं. अगर वेवलेंथ सेम है तो हम कह सकते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है. और दोनों लाइट सेम फेज़ में होंगी, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर. और अगर फेज़ डिफरेंस है भी तो वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, बार बार बदलेगा नहीं, फेज़ सेम रहेगा. तो इन दोनों लाइट्स को बोलेंगे दे आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. ये दोनों सोर्सेज बन गए कोहेरेंट क्योंकि इन दोनों सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रिक्वेंसी और उसका फेज़ वो कांस्टेंट है. इसलिए इन दोनों सोर्सेज को बोलेंगे कोहेरेंट फेज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. फाइन. अब है क्या बच्चे, जो लाइट है अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आएगी, मतलब मैंने एक बल्ब ऐसे सपोज ग्लो कराया और एक सेकंड बल्ब ये है, ये दोनों बल्ब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग जल रहे हैं. जैसे हमारे रूम में दो लाइट जल रही हैं और उनके आगे हमने ऐसे स्लिट लगा दी, तो स्क्रीन पे जो लाइट पहुंचेगी इससे अलग और इससे अलग, तो वो ना तो सेम वेवलेंथ की होगी ना फ्रिक्वेंसी की. अगर सपोज बल्ब दोनों सेम है, वेवलेंथ सेम हो सकती है बट उनका जो फेज डिफरेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्रिक्वेंसीज भी डिफरेंट हो सकती हैं. सो जो दो सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उनके जो फेज डिफरेंस हैं वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए कांस्टेंट नहीं रहते, बदलते रहते हैं. अगर एक वेव ऐसे ट्रैवल हो रही है तो ज़रूरी नहीं होता दूसरे की क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर आए. हो सकता है वेव पहले से कहीं से शुरू हुई हो, ऐसे किसी की इसकी क्रेस्ट निकल गई है, इसकी ट्रफ के ऊपर इसकी ट्रफ नहीं आ रही है, तो मीन्स फेज डिफरेंस है. तो दीज इंडिपेंडेंट सोर्सेज विल नॉट बी कोहेरेंट. तो इंटरफेरेंस के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है दैट शुड बी कोहेरेंट. ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट. तो अगर हमें कोहेरेंट सोर्सेज को बनाना हो तो वो कैसे चूज़ कर सकते हैं? हम या तो एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं बाय डिविजन्स ऑफ एम्पलीट्यूड, और एक सेकंड मेथड है बाय डिविजन्स ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट में क्या होता है कि जो पूरा एक वेव फ्रंट है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो दोनों पार्ट हैं उससे जो लाइट निकलेगी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी और इंटरफेरेंस का वहाँ पे पैटर्न बन जाएगा. तो दोनों जो वेव फ्रंट को हमने डिवाइड किया हुआ है उसके दोनों पार्ट एक्ट करते हैं एज अ टू वेव फ्रंट्स. तो मैंने ये आपको डिटेल में पढ़ाना है. डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ही हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है. तो वेव फ्रंट की डिवीजन तो हमने पढ़ी लेनी है आगे. एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके भी हम कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर जो लाइट आ रही है उसका इनकमिंग एम्पलीट्यूड है, हम उसे दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये दोनों अगेन कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करते हैं. तो एम्पलीट्यूड की जो डिवीज़न है वो थिन फिल्म्स में होती है,
न्यूटन रिंग्स का एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो इस मेथड से होता है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, जो वेव फ्रंट के डिवीजन से कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं वो हमने इसमें आगे पढ़ लेने हैं। फाइन, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरफेरेंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेयर करना मीन्स मिक्सिंग होना, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाना और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। जैसे इंटरफेयर करती हैं दो लाइट और उनकी एनर्जी, लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि लाइट शुड बी कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ इंटरफेरेंस का कंसेप्ट क्या है। कि सपोज़ एक पॉइंट से सोर्स से लाइट निकल रही है और हमने उसके आगे ऐसे दो, यहाँ पे भी एक स्लिट लगा दी और एक स्लिट यहाँ पे भी लगा दी, तो इससे भी लाइट निकलेगी और इससे भी लाइट निकलेगी। तो लाइट निकलेगी क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में, इधर से भी आ रही है ऐसे और इधर से भी है, तो आगे जाके सुपर इम्पोज करेगी और ऐसे एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाएगी। तो एक वेव दूसरे के ऊपर इम्पोज हो गई, तो जो नई वेव बन रही है, जो फाइनल वेव बन रही है, उसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव या रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन किस किस की? लाइट एनर्जी की। कब? व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। कहाँ से? फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफेरेंस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हाट इज इंटरफेरेंस? दो सोर्सेज से, दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, तो जो न्यू वेव बन रही है उसकी एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू वेव्स superimpose on each other from two coherent sources of light is called interference of light। तो इंटरफेरेंस हमेशा कोहेरेंट सोर्सेज से होगी, इंडिपेंडेंट सोर्सेज इंटरफेरेंस नहीं बना सकते। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, जब दो सोर्सेज से लाइट एमिट होती है, सेम फ्रिक्वेंसी की है, सेम वेवलेंथ की है, या तो उनके फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या फेज डिफरेंस ना हो, तो वो सुपर इम्पोज कर रही है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट एनर्जी की वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन का होना, लाइट एनर्जी की, उस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो सोप बबल है वो सनलाइट में देखना, कभी सोप बबल निकले और आप उसे सनलाइट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सोप बबल बड़े कलरफुल इफ़ेक्ट्स देता है। तो ये अपीयर कलर्ड इन सनलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस। सिमिलरली जो पीकॉक है, आपने उसके कलर्स देखे होंगे, जब पीकॉक को हम सनलाइट में देखते हैं, अदर बर्ड्स को, तो वो मल्टी कलर ऑब्जर्व होते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन हमने पढ़ना है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का। फेज डिफरेंस क्या है आपने पढ़ा भी होगा, एंड पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका रिलेशन क्या है वो पढ़ते हैं। सपोज करते हैं एक वेव है और यहाँ से वेव स्टार्ट हुई 0, तो इसका जो पाई और ये 2 पाई तक का साइकिल है, ये मैंने बना लिया। तो अगर ये फेज डिफरेंस है, अगर लैम्डा is the path difference, if the path difference is lambda, तो phase difference है, phase difference is 2 पाई। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई है फेज डिफरेंस, तो हमने उसके लिए लैम्डा ले लिया कि लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस यहाँ तक का। तो अगर पाथ डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में डेल्टा एक्स है, सपोज अगर if the path difference between 2 points is delta x, then phase difference is ये जो 2 पाई है by lambda into delta x, ये वाला, और तब जो फेज डिफरेंस है वो है 5। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है। अगर पाथ डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है
तो कितना हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस फाई कैसे लिंक कर रहा है पाथ डिफरेंस से, 2 पाई बाय वेवलेंथ, ये लैम्डा इज वेवलेंथ एंड पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स। समझ गए? तो ये रिलेशन है, यहाँ तक था 2 पाई और उसके लिए ही मैंने यहाँ तक लैम्डा लिया है, यहाँ बिल्कुल बिगनिंग से लेके लैम्डा पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसको परफॉर्म किया था थॉमस यंग ने 1801 या 1802 से 2 तक ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव नेचर को प्रेडिक्ट करता है। अगर हम लाइट को वेव मानकर चले, वेव लेंथ नहीं वेव मानकर चले, तो दिस एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट। अब वो कैसे, देखिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है इसकी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। उसने क्या किया, एक सोर्स लिया, सपोज लाइट का सोर्स लेज़र लाइट ही मान लेते हैं। इससे जो लाइट निकलेगी वो प्लेन की फॉर्म में होगी, प्लेन वेव्स बनाएंगी। बट अगर इसके सामने हम एक स्लिट रख दें, जैसे लेज़र लाइट के आगे कार्डबोर्ड लगा दें और कार्डबोर्ड में एक होल कर दें, तो लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो जाएगी। इस फिनोमेना को ऐसे तो डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइट बेंड हो रही है और फिर हम इसके आगे 2 स्लिट्स लगा दें, ठीक है। मींस ऐसे लाइट आ रही थी स्फेरिकल की फॉर्म में और हमने इसके आगे 2 स्लिट्स लगा दी। ये फर्स्ट स्लिट मतलब एक पूरा लंबाई में जो कार्डबोर्ड था उसको बीच में से 2 पार्ट्स में होल कर दिए या कट कर दिया। फिर क्या होगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ डिवाइड हो जाएंगे। ये है लाइट का क्रेस्ट वाला पार्ट और ये क्रेस्ट वाला, ठीक है। फिर सेकंड ये इधर ट्रफ वाला, डॉटेड इज ट्रफ, ऐसे इधर भी ट्रफ। फिर क्रेस्ट और इधर भी क्रेस्ट। फिर नेक्स्ट ये ट्रफ और इधर भी ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट। फिर क्या करना है, जितने क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहे थे उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुई होगी। अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए तो वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैंने उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट कराया। जहाँ पे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आए, जैसे यहाँ पे उन्हें स्टार से रिप्रेजेंट करवाया। तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। देखो यहाँ पे ये रेड पेन के ऊपर रेड, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आई, ये पॉइंट। यहाँ पे ट्रफ के ऊपर ट्रफ आई क्योंकि डॉटेड लाइन के ऊपर डॉटेड है। यहाँ पे भी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है, तो इन सबको ज्वाइन कर दिया। ये मिडल में स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन है तो वहाँ पे मैक्सिमा नज़र आएगा, हमें एक ब्राइट कलर नज़र आएगा यहाँ पे, फाइन। फिर नेक्स्ट देखो, बिल्कुल अगला ही पॉइंट, यहाँ पे पूरी लाइन के ऊपर रेड पेन के ऊपर ब्लू पेन है तो यहाँ पे ट्रफ होगी, ठीक है। ऐसे ही ये रेड पेन के ऊपर ब्लू पेन है, यहाँ पे ट्रफ होगी। यहाँ पे भी रेड पेन के ऊपर ब्लू पेन है तो ट्रफ होएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमा, यहाँ पे अंधेरा नज़र आएगा। यहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, एम्पलीट्यूड लाइट का कम हो गया है, तो हमें यहाँ पे अंधेरा नज़र आएगा, मिनिमा। फिर देखिए यहाँ ब्लू पेन के ऊपर ब्लू पेन मतलब डॉट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, तो ये भी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, इसने ज्वाइन कर दिया। फिर से हमें स्क्रीन पे मैक्सिमा नज़र आएगा। तो ऐसे ही डार्क जो मैक्सिमा है उसे बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। फिर मिनिमा नज़र आया उसे बोलते हैं डार्क फ्रिंज। फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। तो ये ऐसे मैक्सिमम ब्राइटनेस के, फिर मिनिमम ब्राइटनेस के, जहाँ पे अंधेरा आ गया, उन सारे पॉइंट्स को हमने ऑब्ज़र्व किया। इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न, ठीक है। तो इसकी इमेज मैं साथ में आपको अटैच करके देती हूँ तो आप देख सकेंगे कि ये पैटर्न कैसे आता है। इसके बाद हमने पढ़नी है बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करती हूँ। थैंक यू।